हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10 मिनट में सॉल्यूशंस के शॉर्ट नोट्स कर एंड जो ये शॉर्ट नोट्स हैं दीज ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी, सो आप टेंशन मत लीजिएगा। एंड दीज शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी से हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है। ये सब के सब एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी से प्रिपेयर किया हुआ है, सो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सॉल्यूशंस जो हैं ये हमें पता है कि सल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। सल्यूट जो होता है कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। डिटरमाइन करता है जो सॉल्वेंट है, जो डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जैसे पानी में आपने डाला चीनी, तो चीनी घुल जाएगी तो पानी का पानी रहेगा, तो सॉल्वेंट ही है ना जो वाटर है। वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में, वही डिटरमाइन कर रहा है कि पूरे सोल्यूशन की कौन सी फिजिकल स्टेट होगी। सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है, सबको पता है, बचपन से पढ़ा हुआ है। और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को सेपरेट कर सकते हैं हम डिस्टिलेशन से। ब्रास, कॉपर और जिंक के एलॉय होता है। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और एजी का एलॉय होता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का। और 1 ppm ऑफ फ्लोराइड प्रिवेंट करता है टूथ डिके। 1.5 ppm जो है कॉज करता है टूथ कि वो मोटल्ड हो जाए। हाई कंसनट्रेशन अगर फ्लोरीन की होगी तो वो पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे दूँ तो मैंने फ्लोरा, वो जो टूथ जब डिके होता है ना, तो उसकी वजह से मैंने बहुत सारा फ्लोरा ले लिया, जिसकी वजह से मुझे लाइक इट फेल्ट सो एसिडिटी इन स्टमक। सो प्लीज़ फ्लोरा शुड बी इन लेस अमाउंट अगर लेना है तो। फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का, मास ऑफ कंपाउंड इन सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अगर 10% आपके पास ग्लूकोज है तो उसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होगा, मतलब कि सोल्यूट 10 ग्राम होगा जितने % ग्लूकोज है, और उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है तो टोटल है 100 ग्राम सोल्यूशन। तो उसमें से कितना -10 करो तो 90 ग्राम क्या बच गया जो सॉल्वेंट होगा। वॉल्यूम परसेंटेज होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। सॉल्युबिलिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में कैसी है और सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में कैसी है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आपको मैंने ये याद रखना है कि कितने % का क्या मतलब होता है। जैसे 10% इथेनॉल है वॉल्यूम सोल्यूशन में, सोल्यूशन इथेनॉल का वाटर में, इसका क्या मतलब होता है कि 10 मिलीलीटर इथेनॉल है जो डिजॉल्व हुई है वाटर में, सच दैट टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना है 100 मिलीलीटर। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब होता है, ये मेडिसिन व फार्मेसी में ऐसा यूज़ किया जाता है। वेट बाय वॉल्यूम 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब होता है मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इंटू 10⁻⁶, दैट इज ppm, मतलब कि 10⁻⁶ होगा जितना पार्ट ऑफ कंपोनेंट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। 10% इथेनॉल, ये पता चल गया, मतलब कि 10 मिलीलीटर इथेनॉल होगी जो डिजॉल्व होगी वाटर में टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ 100 मिलीलीटर। वॉल्यूम परसेंटेज होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट सोल्यूशन में और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आपने बहुत बार पढ़ा है, ये 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर हम बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास परसेंटेज या मास परसेंटेज ppm या मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी, ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मास परसेंटेज। लेकिन जो मोलैरिटी होती है RITY, मोलैरिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आता है वॉल्यूम जो होता है वैरी कर सकता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होता रहेगा, और कम टेम्परेचर रखोगे तो वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कुछ सोल्यूट पार्टिकल जो होता है वो सोल्यूशन में कोलाइड विद सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स एंड सेपरेट हो जाते हैं सोल्यूशन में। मतलब कि जैसे रेत को आप पानी में डालो तो वो सेपरेट हो जाएंगे सोल्यूशन में या फिर सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम पे। इफेक्ट क्या होता है सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पे, अगर डेल्टा H ज़्यादा हुआ, मतलब कि पॉजिटिव हुआ, तो एंडोथर्मिक होगा, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है
टेम्परेचर के साथ साथ। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी मतलब कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, लेकिन डेल्टा एच अगर नेगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाते जाओगे। प्रेशर जो होगा वो इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता किस पे, सॉल्युबिलिटी पे। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं और डू नॉट हैव एनी इफेक्ट। सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता क्योंकि इनकम्प्रेसिबल होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड्स हैं। अगर हम सेचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, जिसमें मोर सोल्यूट डिजॉल्व हो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे। सॉलिबिलिटी गैस की लिक्विड में क्या होती है, जैसे O2 डिजॉल्व होता है वाटर में लिटिल अमाउंट में, HCl जो है हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, याद रखना है। सॉलिबिलिटी जो होती है इफेक्ट होती है टेम्परेचर से और प्रेशर से। टेम्परेचर से कैसे, टेम्परेचर से होती है मतलब कि सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे आप दाल बनाई आपने, जितनी ठंडी दाल होगी सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी ना, मतलब कि जितना टेम्परेचर कम उतनी सॉलिबिलिटी कम हो, जितना टेम्परेचर ज़्यादा सॉलिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है सॉलिबिलिटी पे, वो भी गैस का, ठीक है। गैस क्योंकि कंप्रेसिबल है ना, तभी यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट रह रहा है। सॉलिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर मीन्स प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वैसे वैसे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी गैस पार्टिकल्स की। मतलब कि जैसे आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने गैस डाली, इसको इतना आप कंप्रेस कर रहे हो तो इसको सॉलिबिलिटी और ज़्यादा डेंस होते जाएंगे ना पार्टिकल्स, तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। हेनरी लॉ क्या कहता है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब कि पी इक्वल टू के एच एक्स। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हेनरी लॉ दिया गया है, के एच होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। के एच की जो वैल्यू है वेरी करती है, के एच जो होता है डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। और इसका ये ग्राफ है, देख लेना आप, बिल्कुल स्ट्रेट है, डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि पी एक्स के, ठीक है। के एच होता है जैसे जैसे के एच इंक्रीज होता है सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। हेनरी लॉ कांस्टेंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे ठंडा पानी है, ठंडा पानी जो होता है ये एक्वाटिक स्पीशीज जो है ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं ठंडे पानी में रेदर देन वार्म वाटर, क्योंकि ठंडे पानी की जो सॉलिबिलिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम हो, मतलब कि ठंडा पानी है तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। सॉफ्ट ड्रिंक्स वो बोतल होती हैं वो, उनमें बहुत ज़्यादा, जैसे आप पेप्सी कोका कोला ले लो, उनके अंदर कितना हाई प्रेशर होते हैं, हाई प्रेशर से वो सील्ड होती हैं ताकि CO2 की सॉलिबिलिटी क्या रहे, ज़्यादा रहे। एग्जाम्पल जैसे कि दूसरी हाई एल्टीट्यूड पे आप जाते हो जैसे पहाड़ों में वगैरह वगैरह, तो पार्शियल प्रेशर वहाँ पे लो होता है, ठीक है। ऊपर चढ़ते समय तुम्हें ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत होती है, तो लो ऑक्सीजन हो जाता है ब्लड में, इसी वजह से तुम ज़्यादा ज़्यादा सांस लेते हो, मीन्स आपको एनेक्सिया हो चुका है। KH किसका सबसे ज़्यादा होता है, हीलियम का, ये याद रखना है। और सबसे कम CO2 फॉर्मल्डिहाइड का, H हीलियम का, KH सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, सबसे कम फॉर्मल्डिहाइड और CO2 का। अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें, प्रेशर इंक्रीज होता है, सॉलिबिलिटी गैसेस की बढ़ती है ब्लड में। जैसे स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं पानी में, वो सरफेस की तरफ आते हैं ताकि उनका प्रेशर कम हो जाए, ठीक है। और वो क्या कर सके, उनकी रिलीज करते हैं डिजॉल्व गैस और बबल्स नाइट्रोजन के ब्लड में, उनकी ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाती हैं, उनको मेडिकल कंडीशन की ज़रूरत होती है और उस मेडिकल कंडीशन को बेंड्स कहा जाता है। सो डाइल्यूट किया जाता है बेंड इनको, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इनको डाइल्यूटेड विद HE जो मतलब कि जो भी इनको स्कूबा डाइवर्स को पहनने के लिए दिया जाता है, तो उस वहाँ पे डाइल्यूट गैस होती है HE की 11.7%, नाइट्रोजन की 56.2% और ऑक्सीजन 32.1% होती है, ठीक है। मेडिकल कंडीशन जो इनको दी जाती है तो उसमें इनको हीलियम दिया जाता है 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1%। तो ऑलरेडी आवर 8 मिनट्स आर डन। सो नेक्स्ट पेज पे हम मूव ऑन करेंगे, थोड़ा सा ही बचा है बस नेक्स्ट पेज में। सो या तो रॉल्ड आपको तो पता ही है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिकली P1 वॉलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होंगे जो कि ऑब्वियसली डिज़ोल्व हो जाएंगे, है ना। नॉन वॉलेटाइल होते हैं जैसे चीनी नहीं डिज़ोल्व होती, या फिर जिनका
सो वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए रॉल्ट्स लॉ दिया गया है, P1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x1, P2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x2। ठीक है, P1 जो होता है दैट इज़ यहाँ से आप हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी, P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का सोल्यूशन में, जो सबसे प्योर कंपोनेंट है। P टोटल आ गया, दोनों को प्लस कर लो, P1 वाले को भी P2 वाले को भी, तो ये आ गया। ठीक है, तो P1 प्लस आपने क्या किया, ये P1 और ये P2 किया, प्लस P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब हमें पता है कि यहाँ से कहाँ से ये P1 नॉट आ गया, प्लस यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो जैसे आपने ये किया, उसके बाद x1 को जो है आपको पता है x1 प्लस x2 होता है 1 के बराबर, तो x1 यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 माइनस x2, तो इसमें डाल दो तो उधर से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस x2 P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2। तो ये ग्राफ दिया है एनसीईआरटी में। ठीक है, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के साथ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो हम कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डायरेक्टली डिपेंड होती हैं प्रॉपर्टीज़, नेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। ठीक है, रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उन पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। और ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पहली जो है दैट इज रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। P1 नॉट हमने बता दिया कि प्योर कंपोनेंट जो होगा सोल्यूशन में, तो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, वो किसके बराबर होता है, x2 के बराबर। तो हमने जो फॉर्मूला मैन यूज़ करना है क्वेश्चंस में वो ये है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। W2 आपको पता ही होगा सॉल्यूट के लिए यूज़ किया जाता है, और M2 जो है किसके लिए, ये भी सॉल्यूट के लिए, 2 हमेशा सॉल्यूट के लिए होगा। M2 आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और W आ गया जो उसका वेट है, एटॉमिक मास है सॉल्यूट का, और M2 आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। M1 जो है दैट इज़ मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का, और W1 जो है दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, M आ गया मोलर मास, जो उसका मोलर मास होगा जैसे वाटर का 18। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की फिर सेकंड जो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। वेपर प्रेशर हो गया, कितने नंबर ऑफ वेपर्स बनेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप रखोगे उतने ज़्यादा नंबर में वेपर्स बनेंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉईल करते हैं टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर क्या इसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और बॉइलिंग में एलिवेशन ऑफ ये क्या बोलते हैं, सॉरी दिस इज नॉट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता लग गया कि टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लो। इसमें आपको यहाँ पे TB है, आगे पीछे TB नॉट है, ये ग्राफ ऐसा है, दिस इज़ लाइक दिस। ठीक है, दोनों ऐसे रेज। ठीक है, ये है दिस ग्राफ इज़ फॉर वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच का, दैट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें डेल्टा TB जो होता है दैट इज़ इक्वल टू TB माइनस TB नॉट के बराबर, TB माइनस TB नॉट के बराबर डेल्टा TB होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M के, तो डेल्टा TB आप किसके बराबर होता है, KB इंटू M के बराबर। KB क्या है, KB इज़ द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और M आ गया हमारे पास क्या, M आ गया हमारे पास मोलैलिटी, और डेल्टा TB आ गया हमारे पास दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, जो पेपर में यूज़ करना है आपने अक्सर, डेल्टा TB आ गया KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। सो यही फॉर्मूला आपने पेपर में यूज़ करना है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। W2 आपको पता है दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट, और M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और W1 किस बराबर, वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का वेट गिवन है। W2 गिवन जो मास सॉल्यूट का दिया हुआ, M2 जो होगा दैट इज मोलर मास, जैसे आपके पास चीनी है, ग्लूकोज है, तो उसका मोलर मास 180 होगा। ठीक है, डेल्टा TB। KB आ गया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसका जो यूनिट होता है KB का दैट इज K केल्विन kg
पर मोल, केल्विन केजी पर मोल होता है, ठीक है। उस तरह से कि ये कुछ फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब हमें फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन की होती है। KF इसमें R होता है, R इंटू M1 इंटू TF² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। इसमें जो R है दैट इज़ द गैस कांस्टेंट, यू ऑल नो। M1 आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और TF² आ गया दैट इज़ टेम्परेचर जो होगा, सिंपल वाला लेना है, और डेल्टा H फ्यूजन जो गिवन हीट ऑफ फ्यूजन होगी। KB भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, सैम, बस इसमें वेपराइजेशन आएगा, ठीक है, और TB आएगा यहाँ पे। KF क्या होता है, मोलल डेप्रेशन कांस्टेंट होता है। KF होता है इसका यूनिट K दैट इज केल्विन, KG पर मोल होता है। डेल्टा TF होता है KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 के बराबर। ये KF होता है डेप्रेशन, KF इज़ द इट इज़ जो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है KF मतलब कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं हम इसको। डेल्टा TF डायरेक्टली पोर्शन टू M, डेल्टा TF आ गया KF इंटू M। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए KF वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा KF वैल्यू किसके बराबर किसकी होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज़ और CCl4। और सबसे कम KF वैल्यू होती है डाइथाइल ईथर के लिए। KB वैल्यू सबसे कम होती है वाटर के लिए, ठीक है। KF की वैल्यू और KB की वैल्यू सबसे ज़्यादा कार्बन टेट्राक्लोराइड, KF की वैल्यू सबसे कम डाइथाइल ईथर, और KB की वैल्यू सबसे कम वाटर की, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास होता है मतलब कि आइदर लोअर या फिर हायर होगा देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यू से लोअर या फिर हायर हो जाना मास का, दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ने क्या करा, बाइंड करके ये ट्वाइस कर दिया, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब कि इसके जो दो मॉलिक्यूल्स थे वो रिड्यूस होके एक ही मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि इसका पीछे स्टोइकोमेट्रिक 1 हो गया, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर जो है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन होता है। आई होता है, आई का फॉर्मूला आपने याद रखना है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास के बराबर। नॉर्मल ऊपर क्योंकि अक्सर इसी में टपला जाता है बच्चों को, तो नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो आई होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व ऊपर रखना हमने और कैलकुलेटेड नीचे, ठीक है। ऑब्जर्व बड़ा है, कैलकुलेटेड छोटा है, उसी तरह से n बड़ा है, a छोटा है। तो आई जो होता है टोटल मास ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद, और अपॉन टोटल मास ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल कितने बच गया आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन में ऑफकोर्स एसोसिएशन हुई है, जैसे यहाँ पे ये एसोसिएशन में जुड़ जाना, एक बन जाना, तो ये दो थे अब एक बन गए, तो दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन, यहाँ पे इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो एसोसिएशन में आई की जो वैल्यू आई वो क्या हो गई, कम हो गई। इधर दो थे मॉलिक्यूल्स अब कम हो गए, 1 हो गए, तो आई जो होता है हमेशा लेस देन 1 होता है। और डिसोसिएशन जब तुम किसी की चीज़ को तोड़ते हो, तो H2O जैसे 2H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटा, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बढ़ गए, ये 2 और ये OH नेगेटिव का 1, तो कितना हो गए, 3 हो गए। लेकिन यहाँ पे वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल बने, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसोसिएशन। तोड़ के जो होता है आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू 1। K2SO4 की जैसे तोड़ोगे इसको कि आई की वैल्यू कितनी आएगी, 3। उसी तरह KCl और NaCl को तोड़ोगे तो आई की वैल्यू 2 आएगी। KCl किस में टूटेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो 2 मॉलिक्यूल बने, एक K पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, तो कितने हो गए, 2। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो डिसोसिएशन से आई की वैल्यू बढ़ती है और एसोसिएशन से आई की वैल्यू डिक्रीज होती है। उसी तरह से हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे, दैट इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होता है ये डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की जो प्रेजेंट है सोल्यूशन में। लिक्विड सोल्यूशंस जो होते हैं ये आइडियल भी हो सकते हैं, नॉन आइडियल भी हो सकते हैं। आइडियल सोल्यूशन वो होंगे जो ओबे करेंगे रॉल्ड लॉ को एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा H, एक तो डेल्टा H आपने याद रखना है और एक डेल्टा V, ठीक है। HV भी आप HIV वायरस आपने तो किया ही होगा बायो में, उसी तरह से आप HV की तरह याद रख सकते हो कि आइडियल सोल्यूशन में मुझे डेल्टा H मिक्सिंग को 0 रखना है और डेल्टा V मिक्सिंग को 0 रखना है। इंट्रैक्शन जो होती है आइडियल सोल्यूशन में, इंट्रैक्शन AA और BB के बीच में बिल्कुल इक्वल होती है, AB के बराबर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि एनहेप्टेन और एनहेक्सेन, एग्जाम्पल तो आपको लर्न रखनी ही है आइडियल की, सेम होगी, हेप्टेन हेक्सेन हो गया, ठीक है, ऐसे ब्यूटेन ये वो, तो ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन और बेंजीन और टॉल्विन जो सेम है, जैसे ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन, टॉल्विन, तो इस तरह से आइडियल सोल्यूशन सेम होता है।
इंट्रैक्शन बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है और ओबे करता है रोल्ड लॉ को। नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो बिल्कुल ये ओबे नहीं करता रोल्ड लॉ को, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं होता, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होता। इंट्रैक्शन ए और बी की बिल्कुल इक्वल नहीं होती, ठीक है, ए बी के बराबर नहीं होती। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन होता है, दो तरह का होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, इसमें वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, नेगेटिव में वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो ए बी इंट्रैक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, वीकर होती हैं, किन से, ए और बी से, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में ए बी इंट्रैक्शन जो होंगी वो कम होंगी ए और बी से, और नेगेटिव वाले में ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी ए और बी से। तो इतना ही याद रखना है इसमें। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। सो पॉजिटिव डेविएशन में जो मेन एग्जांपल्स हैं इसकी, सो पॉजिटिव डेविएशन में जो एग्जांपल दैट इज मैंने बताया, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, नेगेटिव में वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। पॉजिटिव डेविएशन की इथेनॉल और एसीटोन याद रखनी है आपने, और CH2 एसीटोन, मतलब कि सेम इथेनॉल एसीटोन, CH2 एसीटोन, यही दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दी गई हैं। सो आपको यही करनी है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। पॉजिटिव डेविएशन में इथेनॉल और एसीटोन जो सेम और CH2 और एसीटोन, ठीक है, CH2 एसीटोन, इथेनॉल एसीटोन, CH2 इथेनॉल और एसीटोन, CH2 एसीटोन, ये दो आपने एग्जांपल याद रखनी है, इथेनॉल और CH2 का एसीटोन के साथ, इथेनॉल और CH2 का एसीटोन के साथ। नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो इसमें फिनॉल और एनालीन है और क्लोरोफॉर्म और एसीटीन है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन और फिनॉल और एनिलीन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए एस्केपिंग टेंडेंसी कम होती है, तभी वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपने क्लोरोफॉर्म एसीटोन का कैसे याद रखना है कि इनके बीच क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी, इसकी टूटने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी टूटने की टेंडेंसी, तो वेपर्स बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, कम बनेंगे वेपर्स, ठीक है। तो आपको इस तरह से नेगेटिव डेविएशन याद रखनी है। तो वेपर प्रेशर कम हो गया ना, तो ये कौन सी डेविएशन होगी, नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को कुछ इस तरह से याद रखना है। फिनॉल और एनालीन भी नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल है। पॉजिटिव डेविएशन की आपको लर्न होगी CH2 एसीटोन और इथेनॉल और एसीटोन याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से हम मूव ऑन करेंगे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का आपने याद रखना है कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होना किससे, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। और अगर ये ऑस्मोसिस रुक जाए, कुछ अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर उनके ऊपर लगा दें, जैसे एक दो बीकर्स हैं, इनके बीच ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है, ऑस्मोसिस हो रही है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, तो हम अगर प्रेशर वहाँ पे लगा देंगे, कुछ ऐसा स्टॉप कर देंगे प्रेशर लगाने की वजह से, तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। और उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकने के लिए। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये पेपर में आता है। पाई जो होता है किसके बराबर होगा, CRT के बराबर। ये अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, पाई इक्वल टू CRT। पाई जो है वो हमारा, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो हमने प्रेशर अप्लाई करा सॉल्वेंट को फ्लो को रोकने के लिए। पाई इक्वल टू C क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के बराबर, मतलब कि मोलैरिटी। पाई V आ गया W2 अपॉन M2 इंटू RT, या फिर M2 यहाँ से निकाल दो, क्योंकि ज़्यादातर मोलर मास ही पूछते हैं, ठीक है। और ये जो ऑस्मोसिस होती है वाइडली यूज होती है डिटरमाइन करने के लिए मोलर मासेस को, प्रोटीन के, पॉलीमर्स के, मैक्रोमोलिक्यूल्स के। तो आपको याद रखना है कि ऑस्मोसिस किसके लिए यूज होती है, डिटरमाइन करने के लिए मोलर मासेस के। और ये सबसे अच्छा मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सबसे पॉपुलर। और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। यहाँ पे आपने देखा पाई इक्वल टू CRT कैसे था, ठीक है। वाइडली यूज होता है किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए मोलर मासेस को, प्रोटीन्स, पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स का, ठीक है। पर्टिकुलरली फॉर बायोमोलिक्यूल्स के लिए, पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो बायोमोलिक्यूल्स के लिए यूज होते हैं
जनरली स्टेबल नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, और पॉलीमर्स की पुअर सॉल्युबिलिटी होती है। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशंस होते हैं, ये सबको पता है कि दो सोल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है एट अ गिवन टेम्परेचर पे, उसे ही आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। हाइपरटोनिक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सबसे हाई होता है, सेल्स श्रिंक करते हैं। हाइपोटोनिक हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाना, सेल क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्टिंग पफिनेस को हम एडीमा कहा जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से भी, जब हम प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी सोल्यूशन स्टेट में, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर अकर होती है। देखिए ये कैसे होता है, जैसे ये है आपके पास पानी, ठीक है, ग्लास में, ये पानी जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट की कंसनट्रेशन है, लेट करो, और आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा डिफ्यूज़ वाली सबस्टांस है, इस सबस्टांस में पानी के अंदर कम है, तो जहाँ पे लो सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी वहाँ से पानी मूव करेगा हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो हाई सोल्यूट बाहर है ना, तो लो अंदर है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जब पानी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेल जो है वो क्या कर जाएगा, ये सेल श्रिंक कर जाएगा, क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या कह जाएंगे, जब सेल श्रिंक कर गया, ठीक है, सेल श्रिंक कर गया तो इसका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन था, यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या था, पानी का जो बाहर पानी था उसका सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा था, इसलिए सोल्यूशन कौन सा हो गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। और अगर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा कम हो तो उसे हाइपोटोनिक कहा जाता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक में सेल क्या कर जाता है, श्रिंक, हाइपोटोनिक में सेल स्वेल कर जाता है। देखिए यहाँ पे है, हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक कर जाता है, हाइपोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, हाइपो मीन्स कम, तो सेल स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से, ठीक है। उसी तरह से ये जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है एजियोट्रॉप्स के बारे में। एजियोट्रॉप जो होते हैं ये बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिनकी सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेज में। लिक्विड और वेपर फेज में कैसी कंपोजिशन होती है, सेम कंपोजिशन होती है, और ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, ये सेपरेट नहीं हो सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो इनकी दो टाइप होती हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और रोल्ट्स लॉ से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। मिनिमम लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम लार्ज नेगेटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले जो होते हैं इनकी एग्जाम्पल इथेनॉल वाटर मिक्सचर है, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले HNO3 और वाटर। HNO3 68% होना चाहिए, वाटर 32% होना चाहिए बाय मास, और बॉइलिंग पॉइंट 393.5 के। अगर हम बात करें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसकी एग्जांपल इथेनॉल वाटर मिक्सचर है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे एक सोल्यूशन देती हैं जिसमें 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल होती है। तो आपको ऐसी तरह से ये याद रखना है, एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेज में, बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और क्या इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। दो तरह के होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम हो गया जिनकी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होती है फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, मैक्सिमम हो गया जिनकी लार्ज नेगेटिव डेविएशन होती है रॉल्ड्स लॉ से। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की एग्जांपल इथेनॉल वाटर मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की एग्जांपल कुछ बड़ा HNO3 और वाटर। 68% HNO3, वाटर आ गया 32% बाय मास, पूरी बॉइलिंग पॉइंट 393.5 के। इथेनॉल वाटर मिक्सचर ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या देते हैं, एक सोल्यूशन जिसमें 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल होती है। आई होप आपको पूरी सॉल्यूशंस की एनसीईआरटी रट गई होगी अभी तक, सो जाके एनसीईआरटी चेक कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको एनसीईआरटी लर्न हो गई। सो आगे फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।